Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME 1. In today's lecture we are going to see the shaft and the design procedure of the shaft. Okay, तो आज हम देखेंगे हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम किस तरीके से शाफ्ट की डिज़ाइन करेंगे और शाफ्ट होता क्या है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि शाफ्ट होता क्या है कि शाफ्ट एक राउंड बार रहेगा, एक राउंड शेप का बार रहता है। बार यानी इन द सेंस एक रॉड रहेगा और वो रॉड का एक लेंथ मैटर करता है हमें और उसका एक डायमीटर मैटर करता है। और एज यूजुअल सबको पता है कि शाफ्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। शाफ्ट एक रोटेटिंग डिवाइस रहता है। ये मान लो फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है, ये इस तरीके से रोटेट करता है और वो ट्रांसमिट करता है पावर एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो एक पार्ट या एक डिवाइस यूज़ किया जाता है कि हमको कोई चीज़ की एक पावर है जो एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ट्रांसमिट करनी है, तो उसके लिए एक कंसर्न या हेल्प बोल की जो डिवाइस या कोई एक पार्ट यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे हम शाफ्ट को यूज़ करते हैं। तो शाफ्ट के ऊपर चीज़ें हम कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, कुछ अनदर कंपोनेंट्स रहेंगे जो हम उसके ऊपर माउंट करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या हो जाता है कि उस शाफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड एक्ट करना स्टार्ट करता है, तो उसको भी कंसिडर करके हमें डिज़ाइन बनानी पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग समझ लीजिए कि शाफ्ट क्या होता है कि एक रोटेटिंग एलिमेंट रहता है जिसका काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिट करना। एक सिंपल चीज़ है जिसका अगर एग्जांपल देने जाऊँगा तो कुछ गियर्स होते हैं, कुछ पुलीज होते हैं कि अब आपको गियर तो एक राउंड शेप का टीथ वाला कंपोनेंट है, तो उसका शाफ्ट से क्या लेना देना। तो मान लो यहाँ पे एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, यानी मूवमेंट कर रहा है, रोटेशनल मूवमेंट रह रहा है। तो जब ये रोटेशनल मूवमेंट रहेगा तो इसके ऊपर जब हम एक गियर लगाएंगे, यहाँ पे कहीं माउंट करेंगे, तो इसके रोटेशन से क्या हो रहा है कि वो गियर भी आपका रोटेट कर रहा है, और ये रोटेट करने के बाद उसको एक अनदर जब गियर लगाएंगे तो ये रॉड क्या कर रहा है, ये शाफ्ट बन जाएगा। फिर वो शाफ्ट क्या करेगा, आपका पावर ट्रांसमिट करेगा आपके माउंटेड गियर के ऊपर, और वो गियर पावर क्या ट्रांसमिट करेगा, आगे वाले जो अपोजिट डायरेक्शन में गियर उसके ऊपर माउंट किया जाएगा उसके ऊपर। तो इस तरीके से शाफ्ट का काम क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करना रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए। इसलिए शाफ्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी मैकेनिकल डिवाइस के अंदर, मशीन की डिवाइस के अंदर, या जहाँ पे भी मैकेनिकली पावर ट्रांसमिट करना है वहाँ पे शाफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट अभी क्या देखेंगे, शाफ्ट का डिफिनेशन देखेंगे, फिर शाफ्ट के कितने टाइप्स रहते हैं वो देखेंगे, उसकी डिज़ाइन प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम देखेंगे अभी शाफ्ट का एक नॉर्मल डिफिनेशन, जैसे अभी शाफ्ट। ठीक है, तो शाफ्ट क्या है, इट इज़ द रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, इट इज़ द रोटेटिंग मशीन element used to transmit the power from one place to another by means of pulleys, gears एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन हो गई कि जहाँ पे हम शाफ्ट को क्या कहते हैं कि एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट्स है जिसका काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिट करना इन द फॉर्म ऑफ या बाय मीन्स ऑफ पुलीज एंड गियर्स, यानी बाय मीन्स ऑफ यानी क्या, उस शाफ्ट के ऊपर हम वो पुलीज या गियर्स माउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शाफ्ट का डेफिनेशन। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शाफ्ट देखते हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ शाफ्ट में क्या आ जाता है कि दो टाइप के शाफ्ट रहते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट और एक होता है मशीन शाफ्ट। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे, सिंपल ही उसका डेफिनेशन भी है। एक है ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या कहता है आपको कि ये शाफ्ट क्या करता है, जो भी ये शाफ्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन शाफ्ट जहाँ पे पावर का इनिशिएट हो रहा है, पावर प्रोड्यूस की जा रही है, जहाँ से भी इनिशिएट करना है आपको, स्टार्ट करना है पावर, जहाँ से भी इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ से आपको वो
ट्रांसमिट करना शुरू करना है और कहीं पे तो उसको ट्रांसफ़र करना है, तो उस वहाँ पे जो भी शाफ्ट यूज़ किया जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन शाफ्ट। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं तो एक सोर्स है, यानी जहाँ से पावर जनरेट हो चुका है, आप कहीं तो पावर जनरेट हो चुका है या पावर जनरेट होने वाला है, और वहाँ से उसको आपको पावर को वो लेके सोर्स यानी क्या है उस पावर को वहाँ से इनिशियल पॉइंट से लेके एक मशीन को देना है, किसी तो एक दूसरे पार्ट को देना है, उसको हम कहेंगे सोर्स, बिटवीन सोर्स एंड मशीन। तो वहाँ पे जो भी शाफ्ट यूज़ किया जाएगा उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट। समझ में आ रहा है? जहाँ पे भी पावर जनरेट हो रही है और पावर जनरेट होने के बाद जो भी इनिशियल पॉइंट पे, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको जो पावर, फर्स्ट स्टेप का जो पावर आपको ट्रांसमिट करना है कोई भी मशीन पार्ट को, तो वहाँ पे जो भी शाफ्ट यूज़ किया जाएगा उस शाफ्ट को कहते हैं हम ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं these shafts transmit the power between source and the machine, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसमिशन शाफ्ट्स। सेकंड होता है आपका मशीन शाफ्ट्स होता है। ठीक है, अब मशीन शाफ्ट्स क्या होता है कि ये इंटरनल पार्ट रहेंगे जो खुद को खुद ही वहाँ पे वो पावर ट्रांसमिट करेंगे। अब जैसे मैंने कहा था कि ये ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या रहेगा कि एक जगह से रिसीव करेगा, दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करेगा, लेकिन पावर सोर्स से लेके। ठीक है, अब मशीन शाफ्ट क्या हो जाता है कि ये मशीन के अंदर के ही छोटे छोटे एलिमेंट्स रहते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो बस एक दूसरे को ही वो क्या करेंगे, वहाँ ही मशीन शाफ्ट, यानी जहाँ से मशीन को पावर मिल गया, यानी वो ट्रांसमिशन शाफ्ट ने क्या कर दिया, सोर्स से पावर ले लिया और मशीन को दे दिया। फिर मशीन के अंदर जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स रहेंगे जो पावर रिसीव कर रहे हैं और खुद में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं आगे, उस एलिमेंट्स को वहाँ पे जो भी छोटे छोटे शाफ्ट्स यूज़ किए जाएंगे उसको कहेंगे हम मशीन शाफ्ट्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रैंक शाफ्ट रहेगा, ये टेक्निकली जो मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि तो आपके वॉच के अंदर बहुत छोटे छोटे गियर्स रहते हैं, उस गियर्स को छोटे छोटे शाफ्ट्स लगाए हुए रहते, पुलीज लगाए हुए रहते, तो वो नथिंग बट इज़ अ मशीन शाफ्ट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, जहाँ से ट्रांसमिशन होके जो भी पावर आपकी मशीन के अंदर आ रही है और मशीन वहाँ से रिसीव करके आगे जो ट्रांसमिट कर रही है, तो वहाँ जो यूज़ होने वाले छोटे छोटे शाफ्ट्स है उसको हम कहते हैं मशीन शाफ्ट्स। ठीक है, तो वहाँ पे लिखते हैं इट इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ मशीन, इट इज़ एन इंटरनल पार्ट ऑफ machine itself। एग्जाम्पल क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, इतना समझने के लिए। ठीक है, तो इसको हम ये कहेंगे। तो अभी चीज़ें क्या है, अब ये बहुत बेसिक, यानी उसका एक रफ हम क्या कहेंगे थ्योरेटिकल पार्ट बन गया ये। तो थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है कि हमें बस इतना ही देखना कि शाफ्ट किस तरीके से रहता है, यानी शाफ्ट एक राउंड बार रहेगा जिसकी लेंथ रहेंगी, जिसका शेप जो रहेगा वो राउंड यानी सर्कुलर शेप रहेगा, और उसके दो टाइप थे कि एक ट्रांसमिशन शाफ्ट रहता है, एक मशीन शाफ्ट होता है। अब हम उसके डिज़ाइन पार्ट के ऊपर आते हैं, तो डिज़ाइन पार्ट एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है वो भी देखेंगे। तो अब इसके वे जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो ये डिज़ाइन क्या करती है, शाफ्ट के स्ट्रेंथ के ऊपर और रिजिडिटी के ऊपर डिसाइड होता है कि उसकी हमें किस तरीके से डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी किस तरीके से टेस्ट की जाती है, कंसीडर की जाती है, ये इसका भी एक एजम्पशंस होता है या कंसीडरेशन होता है, वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट चीज़ हम पहले ये देखेंगे कि डिज़ाइन जो करना है हमें किस बेसिस के ऊपर करना पड़ता है शाफ्ट का। तो हमको दो बेसिस के ऊपर शाफ्ट का डिज़ाइन करना पड़ता है, एक होता है स्ट्रेंथ एंड एक होता है रिजिडिटी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टार करके, डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट shafts based on strength and rigidity,
स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ठीक है, मटेरियल कितना रिजिड है उसका कंसीडरेशन करके उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, और मटेरियल की जो स्ट्रेंथ यानी जो शाफ्ट रहेगा उसका जो स्ट्रेंथ कंसीडर करके कितना स्ट्रेंथ हमें चाहिए उसको कंसीडर करके उसका एजम्पशंस लेके भी हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हम कंसीडर करेंगे अगर स्ट्रेंथ को, किसको, स्ट्रेंथ को कंसीडर करेंगे तो हमको भी उसको दो कंडीशन में हमको कंसीडरेशन करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेंथ अगर चेक करनी तो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक राउंड शेप में हो रहा है तो इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स अप्लाई होंगे, एक जैसे फॉर एग्जांपल बेंड भी हो सकता है और जो मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे टॉर्शन भी हो सकता है, राइट ना। तो दो तरीके के उसके ऊपर कोई भी एक्शन हो सकते हैं जब भी वो राउंड शेप में घूम रहा है। यहाँ पे टेंजाइल और कॉम्प्रेस होता नहीं शाफ्ट के ऊपर। जब भी शाफ्ट राउंड शेप में मूवमेंट करता है या वो जब रोटेशन करता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो उसके ऊपर बेंड होगा या उसके ऊपर टॉर्शन होगा। टॉर्शन यानी क्या, टूटने के चांसेस होंगे क्योंकि एक जगह से वो फिक्स रहेगा और एक जगह से वो फ्री रहेगा। तो जब एक जगह से फिक्स रहेगा तो फॉर एग्जांपल एक सर्टन पॉइंट के ऊपर या सर्टन अनसर्टन कंडीशन की वजह से अगर वहाँ पे लॉक हो रहा है, यहाँ पे इससे इसका मूवमेंट हो ही रहा है, रोटेशन ट्रांसमिशन हो ही रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं तो इसके बॉडी के ऊपर एक पावर जनरेट होगी जो ब्लॉक होने की वजह से वो अपोज करेंगे, और अपोज करने की वजह से वहाँ पे क्रैक जाएंगे, टूटने के चांसेस है, बेंड होने के चांसेस है। तो जब भी हम टॉर्शन कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे वो कट होने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक टॉर्शन के कंसीडरेशन से हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं, और एक बेंडिंग यानी इस तरीके से बेंड होगा, इस तरीके से बेंड होगा, तो उस बेंडिंग के कंसीडरेशन से भी हम उसका एक डिज़ाइन पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है कि हमें क्या कंसीडर करना है अभी इसके ऊपर भी, कि हमको फर्स्ट थिंग में क्या पहले स्ट्रेंथ के ऊपर कंसीडरेशन करके उसका डिज़ाइन बनाना है, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, on the strength basis of, लिखता हूँ on the strength basis, on the strength basis। तो हमको भी उसमें दो कंसिडरेशन करने हैं, किसमें, shafts are subjected, shafts are subjected to bending, मोमेंट एंड टॉर्शन एंड टॉर्शनल या टॉर्शनल। ठीक है, तो ये दो किसके बेसिस पे कंसीडर कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथ के, यानी जो स्ट्रेंथ अगर कंसीडर करनी है आपको, स्ट्रेंथ अगर देखनी है शाफ्ट की, तो हम उसके ऊपर बेंडिंग एक्शन देखेंगे लगा के, और उसके बाद उसकी डिज़ाइन बनाएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर टॉर्शन का अगर इफेक्ट होगा, टॉर्शन का कंसीडरेशन करके, कंडीशन अप्लाई करके उसका डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है ना, राइट। तो फर्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट थिंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू दी बेंडिंग मोमेंट, यानी फर्स्ट कौन सा देखेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट वाला कंसीडरेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि शाफ्ट सब्जेक्टेड to bending moment only, to bending moment only, to bending moment only। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है हमें कि बेंडिंग मोमेंट में क्या देखना है हमें कि अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहेंगे कि कोई भी शाफ्ट के ऊपर हमको बेंडिंग मोमेंट चेक करनी, किस तरीके से, अगर ये बेंडिंग मोमेंट अगर इसके ऊपर अप्लाई होने वाली है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, और बिहेव करने के बाद इसके हमको डायमेंशंस फाइंड आउट करने, डिज़ाइन करना यानी क्या, डायमेंशंस फाइंड आउट करने। फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर रहेगा या इसकी लेंथ रहेगी, जो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, या जो कंडीशंस हमें दी गई रहेगी तो वो हम उसको फाइंड आउट करेंगे उस तरीके से। ठीक है, तो मोस्टली इसमें हम 90% डायमीटर ही फाइंड आउट करते कि शाफ्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे कोई कंडीशन अगर दी हो रही है तो, और उसकी लेंथ अगर कंसीडर की गई है तो उस शाफ्ट का डायमीटर कितना रहना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना रहता है। तो उसको हम कहते हैं डिज़ाइन करना। तो कंसीडर किया है कि हमने शाफ्ट के ऊपर अगर बेंडिंग मोमेंट हो रहा है तो हमको उसका डायमीटर किस तरीके से
फाइंड आउट करना है, या जो भी डायमेंशंस रहेंगे वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, उसको हम कहते हैं डिज़ाइन। तो अब इसको हम डिराइव करने के लिए इसका ये अभी डिज़ाइन प्रोसीजर ही समझ लीजिए। अब इसको हमको कंसीडर करना है कि इसमें हमको किस तरीके से प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट करने के लिए, तो हमारे पास एक बेंडिंग इक्वेशन रहता है। ये सबके साथ सबने देखा है, ये सॉम में देखा है, ये में देखा आपने कि बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से रहता है और बेंडिंग इक्वेशन क्या रहता है। ठीक है, तो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। तो वी नो दैट द बेंडिंग इक्वेशन इज, तो कौन सी बेंडिंग इक्वेशन आपकी, आपने देखा है m डिवाइडेड बाय i इज इक्वल टू सिग्मा b डिवाइडेड बाय y। अब इसको हम देखते हैं इक्वेशन 1 समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि m क्या है, i क्या है, वो समझने के लिए लिखे m क्या रहेगा आपका, फॉर एग्जांपल m क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट, देन i क्या रहेगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। ये सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है। सिग्मा b क्या रहेगा आपका, बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। एंड देन आखिरी में आपका y यानी क्या, कैपिटल Y का हो या स्मॉल y का हो, ये क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर फाइबर। ये क्या रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर फाइबर। अब ये आउटर फाइबर और न्यूट्रल एक्सिस क्या रहता है, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर जब हम सी क्लैम्प या सी प्रेसिस के मशीन जो शेप के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा, वहाँ पे हमारा ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन करके हमें आगे देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें वो ये इक्वेशन हमें हेल्प करती है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ के लिए क्या हो जाता है कि आप मान लो कि अब जैसे ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसको हमने यूज़ किया और अब इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, तो सेम तरीके से एक स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है जो अगर राउंड सॉलिड शाफ्ट है, जो राउंड तो रहता है लेकिन सॉलिड शाफ्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है वो भी सबको पता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फॉर राउंड सॉलिड शाफ्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, तो आई क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या रहेगा आपका, पाई डिवाइडेड बाय 60। वो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं, और इंटू d⁴, और जो y रहेगा, जो डिस्टेंस रहेगा y एंड y इज इक्वल टू d डिवाइड बाई 2 यानी r, डायमीटर डिवाइड बाई 2 या रेडियस का ये जो भी रहेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम क्या करना है, हमें इसको पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा, m एज इट इज़ रहेगा, तो π/64 इंटू d⁴, ठीक है ना, इंटू सिग्मा बी एज इट इज़ रहेगा, सॉरी इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइडेड बाय d/2 जब जहाँ d/2 लिखना है d/2 लिखे हो गया, जहाँ पे r की ज़रूरत की थी वहाँ पे हम r यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो m इज इक्वल टू π/32 इंटू सिग्मा बी इंटू d³। इससे क्या होगा आपका, इससे आपका जो भी सॉलिड शाफ्ट का d डिटरमाइन होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे आप d फाइंड आउट करते हो, यानी डायमीटर फाइंड आउट यहाँ पे आपको हो जाता है। किसके लिए होता है, आपके सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है, यहाँ पे सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है। समझ में आया, तो सेम अगर हम देखेंगे, अगर इसको आप मोस्टली तो 90% सॉलिड शाफ्ट के लिए न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन कंसीडर अगर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको आ गया हॉलो शाफ्ट के लिए, तो हॉलो शाफ्ट का सीधा फॉर्मूला है, तो वो यूज़ करेंगे हम। तो फॉर हॉलो शाफ्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 64 इन ब्रैकेट d यानी आउटर डायमीटर रेज़ टू 4 इनर डायमीटर रेज़ टू 4, ठीक है, ये एंड y क्या रहेगा आपका d आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय
2, उसको हम इक्वेशन 1 में जैसे पुट करेंगे तो आपके पास फिर से हॉलो के लिए जो m आएगा, m का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, पाई डिवाइडेड बाय 32 इंटू सिग्मा बी इंटू आउटर डायमीटर क्यूब माइनस 1 माइनस के रेस टू 4। ठीक है, तो ये आउटर डायमीटर के लिए यानी हॉलो शाफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और वो जो था वो सॉलिड शाफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ना मोस्टली हमारे पास हम हॉलो शाफ्ट के लिए कैलकुलेशन करते नहीं हैं, हम मोस्टली हम सॉलिड शाफ्ट के लिए, आपके सिलेबस में जो सॉलिड शाफ्ट के लिए ज़्यादा फोकस किया जाए तो हम इसको कंसीडर करेंगे और इससे ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। टिल देन थैंक यू।